अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के दिन यानी 22 अक्टूबर को मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार मेले का आगाज किया। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर 10 लाख कारकुनों के लिए भर्ती मुहिम का आगाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेरोजगारी और खुद रोजगारी का 100 साल पुराना मसला 100 दिनों में हल नहीं हो सकता। रोजगार मेला हुकूमत की कोशिशों में एक अहम संग मील साबित हुआ है। PM मोदी ने कहा कि हुकूमत मैन्युफैक्चरिंग, सयाहत पर तौसी पर तवज्जो मरकूज कर रही है क्योंकि ये बहुत से रोजगार पैदा करते हैं। मोदी ने कोरोना की वबा के दौरान उनकी हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दाम के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान MSME सेक्टर को मरकज की 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की मदद से 1.5 करोड़ से ज़्यादा मुलाजिमतों का बहरान टल गया। उन्होंने कहा कि तकरीब के दौरान 75,000 नए तैनात होने वालों को तकर्री के खुतूत फराहम किए जा रहे हैं। साथियों, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की छलांग लगाई है। ये सही है कि दुनिया के हालात ठीक नहीं है। अनेक बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अनेक समस्याएं अपने चरम पर है। 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के साइड इफेक्ट्स 100 दिन में चले जाएंगे, ऐसा न हम सोचते हैं, न हिंदुस्तान सोचता है और न ही दुनिया अनुभव करती है। लेकिन इसके बावजूद संकट बड़ा है, विश्वव्यापी है और उसका प्रभाव चारों तरफ हो रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत पूरी मजबूती से लगातार नए नए इनिशिएटिव लेकर के, थोड़ा रिस्क लेकर के भी ये प्रयास कर रहा है कि ये जो दुनिया भर में संकट है उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाए, इसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो। बड़ा कसौटी काल है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से अब तक तो हम बच पाए हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 वर्षों में हमने देश की अर्थव्यवस्था की उन कमियों को दूर किया है जो रुकावटें पैदा करती थी। साथियों, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज धनतेरस के मौके पर मध्य प्रदेश के 4.5 लाख खानदानों को PM आवास योजना के तहत नए घर में गृह प्रवेश करवाया। वो सतना में हुए एक प्रोग्राम में वर्चुअली शामिल हुए। इस मौके पर मोदी ने कहा कि आज का मौका सिर्फ गृह प्रवेश का नहीं बल्कि नए सपने शुरू करने का है। हमारी हुकूमत गरीबों की जरूरत उसके मन को समझती है। भाइयों और बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि एक पीढ़ी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को अगली पीढ़ी को सौंपती है। हमारे यहां पहले की सरकारों की गलत नीतियों की वजह से लोगों को मजबूरी में आवासहीनता भी अगली पीढ़ी को सौंपनी पड़ती थी और जो संतान पीढ़ियों के इस कुचक्र को तोड़ती थी उसका बहुत गुणगान होता था, गौरवगान होता था। मेरा सौभाग्य है कि देश के सेवक के तौर पर, देश की करोड़ों माताओं की संतान के तौर पर मुझे अपने करोड़ों गरीब परिवारों को इस कुचक्र से बाहर निकालने का मौका मिला है।
हमारी सरकार हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में ये घर बन रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की पदयात्रा कल तेलंगाना में दाखिल होगी। कर्नाटका के रायचूर से कृष्णा नदी पर बने पुल के जरिए राहुल गांधी नारायणपेट जिले में दाखिल होंगे। पहले दिन बहुत ही मुख्तसर डिस्टेंस के लिए यात्रा होगी और मक्तल पहुंचा जाएगा। दीपावली के पेश नज़र पीर मंगल और चाशुमे को राहुल गांधी की यात्रा को आराम दिया गया। इस दौरान वो नई दिल्ली में होंगे और अपने अफराद खानदान के साथ दीपावली मनाने के अलावा कांग्रेस के नवमुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का दोबारा आगाज 26 अक्टूबर से होगा, जिसके दौरान राहुल गांधी देवरकोंडा महबूब नगर से होते हुए हैदराबाद पहुंचेंगे। उनकी यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से गुजरेगी। एक और इत्तला के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1 और 2 नवंबर को ग्रेटर हैदराबाद में दाखिल होगी। इम्कान है कि इस मौके पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ होंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अब तक अपनी यात्रा में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश रियासतों का अहाता किया। 1000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा मुकम्मल हो चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी और राहुल गांधी कश्मीर से, माफ कीजिएगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का 3500 किलोमीटर का सफर मुकम्मल 150 दिनों में तय करेंगे। अब तक 45 दिन इस यात्रा के मुकम्मल हो चुके हैं। कल 46वां दिन होगा। आर्मी अथॉरिटी ने अरुणाचल प्रदेश के बालाई सियांग जिले में इंडियन आर्मी के एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के हादसे की वजूहत जानने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी है। हेलीकॉप्टर में सवार 5 में से 4 एहलकारों की लाशें अब तक निकाली गई हैं। हुकाम ने हफ्ते को यह जानकारी दी। यह हादसा जुमे की सुबह जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर मुगुंग गांव में पेश आया। हेलीकॉप्टर लकाली आसाम से मामूल की परवाज पर था। दिफाई तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा कि सर्च ऑपरेशन हफ्ते को दोबारा शुरू किया गया क्योंकि मौसम अच्छा था। हेलीकॉप्टर के पायलट्स को ALHWSI पर 600 से ज्यादा मुश्तरका परवाज के औकात और उनके दरमियान 1800 से ज्यादा सर्विस परवाज के औकात का तजुर्बा था। तैयारे को जून 2015 में सर्विस में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर के गिरने से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तकनीकी या मैकेनिकल खराबी का पैगाम मिला था। तर्जुमान ने कहा कि हेलीकॉप्टर में सवार 5 एहलकारों के नाम लवाहकीन को इत्तला देने के बाद जारी किए गए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज हादसे में शहीद होने वालों के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार करती है। हिंदुस्तानी खलाई एजेंसी यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तारीख के सबसे भारी रॉकेट GSLV MK3
को छोड़ने के लिए उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस रॉकेट के जरिए पहली मर्तबा कमर्शियल सैटेलाइट छोड़े जाएंगे जिनका वजन 5400 किलो होगा। इस उल्टी गिनती का आगाज कल शब 12:07 पर हुआ। ग्लोबल सेटकॉम कंपनी वनवेब के 36 छोटे ब्रॉडबैंड मौसलाती सैटेलाइट्स को हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ा जाएगा, जिसका ताउन भारतीय एयरटेल की जानिब से किया जा रहा है। LVM-3 की पहली तिजारती लॉन्च होगी जब वो पहली मरतबा तकरीबन 5 टन वजनी सैटेलाइट को ले जाकर निचले ज़मीनी मदार में छोड़ेगा। इसरो ने 1999 से अब तक मदार में 345 बैरूनी सैटेलाइट्स को छोड़ा है और अगर इतवार को कामयाबी के साथ मजीद सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है तो इसकी तादाद बढ़कर 381 हो जाएगी। वन हब आइंदा बरस तक मजीद 3 मिशन की तकमील का निशाना रखता है, जिसमें जनवरी का मिशन भी शामिल है। राजस्थान के 12 जिले में सवर्ण समाज यानी दलितों के लोग अपर कास्ट के लोगों की मारपीट से गमजदा 250 दलित लोगों ने हिंदू मजहब छोड़कर बौद्ध मजहब अपना लिया है। इन लोगों ने अपने घरों से देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को बैतली नदी में बहा दिया। इन खानदानों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ भी गुस्से का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि 15 दिन पहले माँ दुर्गा की आरती करने पर सवर्णों ने दलित तबकात के 2 नौजवानों के साथ मारपीट की थी। समाज ने सदर जमहूरिया से लेकर जिले इंतजामिया तक इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन मारपीट के मुलजिमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पूरा मामला छबड़ा इलाके के भुलौन गांव का है। जिला बैरवा महासभा युवा मोर्चा के सदर बाल मुकुंद बैरवा ने बताया कि भुलौन गांव में 5 अक्टूबर को दलित तबके के 2 नौजवान राजेंद्र और रामहेत एरवल ने मां दुर्गा की आरती का इनेकाद किया था। इन नौजवानों से राहुल शर्मा और लालचंद लोधा ने मारपीट की थी। इन लोगों का इल्जाम है कि इसे लेकर पुलिस इंतजामिया, वजीर आला, वजीर आजम और सदर जमहूरिया से इंसाफ की गुहार लगाई गई, लेकिन जब कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो समाज के लोगों ने मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर मजहब बदलने का फैसला किया। जुमे को गांव में आक्रोश रैली निकाली गई। इसके बाद देवी देवताओं की मूर्तियों को, तस्वीरों को नदी में बहा दिया गया। हाँ, ऊपर बता तो आप इधर के साथ आए, आपने जो भी अपने विचार रखना टाइम माइक पे जो भी युवा रखना चाहे अपने विचार रखें। अखिल भारत हिंदू महासभा ने हिंदुस्तानी करेंसी पर महात्मा गांधी की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने की मांग की है। हिंदू महासभा का तर्क है कि आज़ादी की लड़ाई में नेताजी का कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी से कम नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को वेस्ट बंगाल में हिंदू महासभा के सदर चंद्रचूड़ गोस्वामी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को
सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। गोस्वामी के मुताबिक हिंदुस्तानी करेंसी पर गांधी जी की तस्वीर हटाकर नेताजी की तस्वीर लगानी चाहिए। गोस्वामी की इस मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के कायदीन ने निशाना साधा। इन पार्टियों का मानना है कि ये इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी को बंगाल में एक डिविजिव पॉलिटिक्स, तकसीम की सियासत को बंद करना चाहिए। कांग्रेस कायद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में गांधी जी का अहम रोल था। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के कत्ल के पीछे किसका हाथ था। उन्होंने कहा कि गांधी जी के आदर्शों की हर रोज बीजेपी हत्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी वजीर अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खेरी जिले में 22 साल पहले हुए प्रभात गुप्ता कत्ल मामले में राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मिश्रा की केस ट्रांसफर करने की मांग वाली पिटीशन खारिज कर जुमे को अहकाम जारी किया। मिश्रा ने इस कत्ल मामले की सुनवाई लखनऊ बेंच से इलाहाबाद हाईकोर्ट की मेन बेंच ट्रांसफर करने की मांग की थी। अब सुनवाई लखनऊ बेंच में ही होगी। इस मामले में टेनी के अलावा 4 दीगर लोगों ने भी सुनवाई को इलाहाबाद बेंच ट्रांसफर करने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल 24 अगस्त को ही टेनी के केस को ट्रांसफर पिटीशन खारिज कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को हफ्ते के रोज राहत मिल गई। कोर्ट ने उनकी आर्जी जमानत 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ईडी सभी पहलुओं को चार्जशीट मुहैया करवाए। जैकलीन हफ्ते के रोज पिछली बार की तरह वकील के यूनिफॉर्म में ही कोर्ट पहुंची थी। मुल्क की अहम टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आज राजस्थान जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में 5G खिदमत लॉन्च कर दी है। कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी अपनी बीवी के साथ सुबह करीब 11 बजे नाथद्वारा पहुंचे। श्रीनाथ जी के दर्शन पूजा किए। इसके बाद मोती महल में मुनक़िद लॉन्चिंग प्रोग्राम में टैबलेट का बटन दबाकर इन खिदमत का आगाज किया। इस मौके पर आकाश अंबानी ने सभी को दिवाली की मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क के कोने कोने तक जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। भगवान श्रीनाथ जी की कृपा से आज नाथद्वारा में जियो ट्रू 5G की सर्विस के साथ 5G पावर्ड वाईफाई सेवा का शुभारंभ हो रहा है। मैं मानता हूं कि 5G सबके लिए है, इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी की तरह देश के कोने कोने तक 5G चालू हो और जियो की ट्रू 5G सर्विस जल्दी चालू हो। श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से नाथद्वारा और चेन्नई में भी आज से जियो ट्रू 5G सिटी बन गए हैं। मेरे और मेरे पूरे परिवार से आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में उस वक्त जोरदार ड्रामा वाला माहौल पैदा हो गया जब चीन के साबिक सदर हो जुनताओ को जबरन हॉल से बाहर निकाल दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में चीनी सदर शी जिनपिंग की तीसरी मर्तबा ताशपोशी हो रही थी जब प्रोग्राम के दौरान ही जुनताओ को उनकी कुर्सी से उठने के लिए कहा गया और फिर कुछ देर की बातचीत के बाद उन्हें हॉल से बाहर निकाला गया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जुनताओ हॉल से बाहर जाना नहीं चाहते, लेकिन 2 लोग उन्हें कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जुनताओ का बाजू भी पकड़े होते हैं जिसकी वजह से बुजुर्ग लीडर जुनताओ बाहर निकलने को मजबूर हो जाते हैं। ये तकरीब चीन के ग्रेट हॉल में मुनक़िद हुई थी। 19 साल के जुनताओ कई सरकर्दा कैदीन के साथ आगे वाली सफ में बैठे हुए थे और उनके आगे शी जिनपिंग थे। कुछ देर जुनताओ अपनी कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दिए और फिर कुछ लोगों ने उन्हें वहां से उठाकर बाहर निकाल दिया। हालांकि पता नहीं चल सका कि आखिर साबिक सदर जुनताओ को हॉल से बाहर क्यों निकाला गया। वाज़ेह है कि हो जुनताओ 2013 में रिटायर हो गए थे। वो एक बावक़ार लीडर हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें बाहर निकाला गया इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। masyarakat sekitarnya itu muktamar ya natija pasal mahkamah di muktamar di sini.
मध्य प्रदेश में रेवा के नजदीक नेशनल हाईवे 30 पर पेश आने वाली अंदोनाक हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए जबकि 40 मुसाफिर जख्मी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राहगीरों की इत्तला पर सोहागी पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकाला। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए तिवंथर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया जहां से शदीद तौर पर जख्मी अफराद को रेवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरहद से मलका सोहागट्टी पहाड़ के नजदीक शाहरा पर पेश आया। बस जबलपुर के रास्ते रेवा से होकर इलाहाबाद जा रही थी और कुटनी से काफी लोग इस बस पर सवार थे। तमाम लोग उत्तर प्रदेश में अपने आबाई मकाम पर दिवाली का त्योहार मनाने के लिए जा रहे थे। हादसा देर रात गए उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार बस एक खड़े हुए ट्रेलर से टकरा गई। दरअसल कुछ देर पहले वो ट्रेलर किसी गाड़ी से टकरा गया था और सड़क पर खड़ा हुआ था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस हादसा ज़दा ट्रेलर से टकरा गई। बस में जितने लोग भी आगे बैठे हुए थे उन सब की मौत वाक़ई हो गई। बताया जा रहा है कि बस में तकरीबन 100 अफराद सवार थे। वाक़ई की इत्तला मिलते ही एसपी, कलेक्टर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। पहले जख्मियों को सोहागी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, बाद में शदीद जख्मियों को रेवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। झारखंड के चाईबासा में 26 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदिवासी लड़की से गैंगरेप हुआ। मामला जुमेरात की शाम करीब 5:30 बजे का है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चाईबासा हवाई पट्टी के पास घूमने के लिए गई थी। वहां 10 लड़कों ने उसके दोस्त को डराया और पीटकर भगा दिया। इसके बाद वो लड़की को सुनसान झाड़ियों में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की को जख्मी हालत में चाईबासा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां उसका इलाज जारी है। इधर पूरे मामले की जांच और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की चाईबासा में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। वो झिंकपानी थाने के किसी गांव की रहने वाली है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूटी से घूमने के लिए टेकरा हाथों हवाई पट्टी गई थी, जहां यह वाकया पेश आया। बरतानिया में जारी सियासी उथल पुथल वजीर आजम लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद मजीद तेज हो गई। इस दरमियान साबिक चांसलर और हिंद निसाद रुकने पार्लियामेंट ऋषि सुनक अगले वजीर आजम और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बनने की दौड़ में शामिल होने के लिए जरूरी 100 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करने की दहलीज पर पहुंच गए हैं। ये बात हफ्ते के रोज एक मीडिया रिपोर्ट में कही गई। एक रिपोर्ट में बताया गया कि ऋषि सुनक को अब तक 93 से ज्यादा कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट की हिमायत मिल चुकी है। साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन 44 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत के साथ दूसरे मकाम पर हैं। हुकूमत के चीफ की शक्ल में लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद ऋषि सुनक और जॉनसन ने ऑफिशियल तौर पर ट्रस के जानशीन की शक्ल में मुकाबला करने का ऐलान किया है। लिज ट्रस ने सिर्फ 45 दिन के बाद ही गुज़िश्ता जुमेरात को वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस दरमियान ऋषि सुनक से जुड़े ज़राए ने बताया कि उन्हें साबिक हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद, वज़ीर दिफा टॉम तिगिंदत और साबिक हेल्थ सेक्रेटरी मेट हैनाक समेत कई सीनियर साथियों की हिमायत मिली है। ईरान के जुनूब मगरबी शहर ज़ाहिदान में खूनी जुमे के एहतजाज में दर्जनों हलाकतों के 3 हफ्ते बाद जुमे के रोज़ एक बार फिर सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। खातून से पुलिस की ज़्यादती की रिपोर्ट के बाद 30 सितंबर जुमे को शुरू होने वाले मुजाहरों में सूबे सिस्तान बलूचिस्तान के शहर ज़ाहिदान में मुजाहिरीन को कई दिनों तक तशद्दुद का सामना रहा। ईरान में इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक इस तशद्दुद में कम से कम 93 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी हुकूमत के करीबी मीडिया ने ज़ाहिदान के तसादुम को एक पुलिस स्टेशन के खिलाफ दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया और कहा कि इस एहतजाज के नतीजे में पासदाराने इनकलाब के 5 अरकान हलाक हुए हैं। राइट विंग लीडर जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली खातून वजीर आजम बन गई है। इसी के साथ इटली में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की नई हुकूमत की तश्कील अमल में आई है। 45 साल की जॉर्जिया और उनके कैबिनेट वजीर ने हफ्ते के रोज हल्फ लिया। 4 साल पहले सिर्फ 4.13% वोट पाने वाली मेलोनी की पार्टी को इस बार 26% वोट मिले हैं। दूसरे जंग अजीम के बाद इटली में ये पहली बार है कि जब राइट विंग का कोई कायद वजीर आजम की गद्दी संभालेगा। जॉर्जिया की पार्टी इटली के तानिशा रहे मुसोलिनी की हामी है, जो माइग्रेंट्स हैं उन्हें पनाह नहीं देने और सेम सेक्स के जो लोग जो गेज होते हैं उनकी मुखालिफत और उन्हें हक नहीं देने जॉर्जिया के चुनावी एजेंडे थे। Presidente del Consiglio dei Ministri.
Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi. हिंदुस्तानी कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि T20 आलमी कप हिंदुस्तान को तारीख बदलने का मौका फराहम करता है। हिंदुस्तान आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज इतवार को मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 12 के मुकाबले से करेगा। हिंदुस्तानी 2007 में T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन जीतने के बाद से कोई आलमी टाइटल नहीं जीता और कप्तान रोहित शर्मा का ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान को कई सालों से वर्ल्ड कप ना जीतने के रुझान को पलटने का मौका फराहम करता है। रोहित शर्मा ने मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि काफ़ी चैलेंजिंग है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने गुज़िश्ता 9 सालों में कोई भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती, तो हिंदुस्तान जैसी टीम के साथ हमेशा बहुत सी उम्मीदें और मायूसियां होती हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि यह टूर्नामेंट हमें इस रुझान को तब्दील करने और बेहतर कारकर्दगी करने का मुजाहरा करने का मौका फराहम करता है। तेलंगाना के बड़े शहर में दिवाली की गूंज शुरू हो गई है। त्योहार में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। बाजार, मिठाई की दुकानें और शॉपिंग मॉल्स पटाखों, फूलों, मिठाइयों और कपड़ों की खरीदारी से खचाखच भर गए हैं, लेकिन इस बार पटाखों और फूलों की कीमत में माजी के मुकाबले बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ताजिरों का कहना है कि घरों और दुकानों की सजावट और पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले फूलों की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। दशहरे के बाद गेंदे के फूलों की कीमत 50 रुपये फी किलो थी, लेकिन अब इसकी कीमत 90 रुपये है। ताजिरों का कहना है कि इनके अलावा गुलाब की मांग भी ज्यादा है। पटाखों का कारोबार करने वालों का कहना है कि पटाखों के हर आइटम पर 30 से 40% का इजाफा हुआ है। महकमे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड में 35 दुकानों को इजाजत दी है। पटाखों की खरीदो फरोख्त जुमे के रोज मुंतजमीन को इजाजत मिलने के बाद शुरू हुई। मुल्क में चीन के पटाखों पर पाबंदी है। मुतासिर रंग बिरंगे मुख्तलिफ दिलकश लैंप्स बाजारों में दस्तियाब है, ताहम लोग मिट्टी के दिए इस्तेमाल करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये मिट्टी के दिए शॉपिंग मॉल्स में भी फरोख्त हो रहे हैं, जिनकी कीमत में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आदाद और शुमार से मालूम हुआ है कि तेलंगाना में सब्जी खोरों यानी वेजिटेरियंस की आबादी इंतहाई खलील है, जबकि गोश्त खाने वालों की अक्सरियत है। सर्वे में पता चला कि तेलंगाना में सिर्फ 2.7% आबादी ही वेजिटेरियन ग़िज़ाओं पर इंहिसार करती है और 73% आबादी हफ्ते में कम से कम एक मरतबा गोश्त खाती है, जबकि 4.4% ने कभी मुर्गी, मछली और गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया, ताहम वो अंडे खाते हैं। नेशनल सर्वे को 2019 और 2021 में 2 मरहलों में मुनक़िद किया गया था, जिसमें 29 रियासतों और 7 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का अहाता किया गया था। इस सर्वे में 15 से 49 बरस की उम्र के 7,24,115 ख़वातीन और 93,144 मर्दों से पूछताछ की गई थी। सर्वे में पता चला कि गोश्त खाने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है, सिवाय 4 रियासतों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब के दीगर तमाम रियासतों में गोश्त खाने वाली आबादी बहुत ज़्यादा है। पूरे मुल्क का अगर औसत निकाला जाए तो 51% आबादी कम से कम हफ्ते में एक मरतबा गोश्त खाती है। हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में हैदराबाद को चौथा आलूदा शहर करार दिया गया है। दिल्ली पहले नंबर पर है, कोलकाता और मुंबई दूसरे और तीसरे नंबर पर है। हैदराबाद को जुनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर करार दिया गया है। शहर में आलूदगी की सतह 159 है। IQ एयर वेबसाइट की जानिब से 21 अक्टूबर को जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक इत्तला दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलूदगी पैदा करने वाले अवामिल में सबसे ज़्यादा आलूदगी गाड़ियों की वजह से पैदा हो रही है। शहर की आलूदगी का 1/3 गाड़ियों की आमद और रफ्त से हो रहा है। हैदराबाद की हवा में आलूदगी की सतह 70.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर दर्ज की गई, जबकि आलमी सेहत तंजीम की सालाना फ़िज़ाई म्यार की कदर 14.1 है। ओहदेदारों का कहना है कि हैदराबाद में फ़िज़ाई आलूदगी की दूसरी वजूहात में तामीरात और कचरा जलाना है। हैदराबाद के अतराफ वकनाफ में अराजी को मुस्ता करने के लिए भी दरख्तों को जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा हो रही है। नाज़रीन, आज के खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।